आप लोग जितने लोग इस वक्त इस प्रांगण में हैं, तालियों की कंजूसी आप लोग कर रहे हैं। पप्पू यादव जी मंच पर बैठे हैं और आप लोग तालियों में कंजूसी कर दें। करतल ध्वनियां बजती रहनी चाहिए। स्वागत है सर आपका। जी पप्पू जी, माइक सर। बहुत 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 धन्यवाद भैया, प्रणाम आप सबको। चुनावी माहौल अब बदलने लगा है, यानी आने वाला है और सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी बिहार में विधानसभा में जो कुछ हुआ, कहीं कुर्ता फाड़ा गया, कहीं लड्डू फेंके गए, कहीं हंगामा हुआ विधानसभा के भीतर, जो परिस्थितियां थी, हम विकास को लेकर चर्चा कर रहे थे। आप सोशल वर्क में बहुत एक्टिव रहते हैं, लोग तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन सवाल कि बिहार के भविष्य को बदलने के लिए नीति किसी के पास है क्या? लगता है आपको बिहार में, जिससे हम उस दिशा में जा सकें जहां राजनीति के साथ साथ हम ये प्राउड फील कर सकें कि हमारे यूथ यहाँ पर रुके, हम ये प्राउड फील कर सके कि उद्योग हमारे यहाँ है, हम ये प्राउड फील सके कि गंगा हमारे यहाँ से बहती तो उसके पानी का इस्तेमाल सही दिशा में होता है, बिजली का बिल अगर बढ़ जाता है तो हमें सब्सिडी देने की आवश्यकता ना पड़े, और कभी बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की विभीषिका का जिक्र ना हो, कभी कभार की बात हो। देखिए, पहले तो हम न्यूज नेशन जो आप लोगों ने जो एक संवाद शुरू किया है, एजुकेशन, हेल्थ और बिहार के विकास की बात सर। देखिए, बिहार की विकास और देश का विकास दोनों का संबंध एक से है। दोनों अभिप्राय है। इसको आप इंडिया ऊपर से देखना पड़ेगा, नीचे से नहीं देखना होगा। बिहार का लंबा इतिहास है। अशोक से लेकर के हमारी आर्थिक राजधानी हमको कही जाती थी। और जब हम झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार एक हुआ करते, एक हुआ जी। हम मुगल के काल से लेके अंग्रेज के काल तक हम दुधारू गाय थे, धन पशु के रूप में। हमारा जो मिनरल्स था, हमारी जो इस देश की सबसे बड़े मिनरल्स जी, सबसे बड़ा संपदा, सबसे इकोनॉमिकल जो हमारा, जो भारत का सबसे बड़ा राज था, वो बिहार था। अब लोग, हम पुरानी चर्चा नहीं करेंगे, एजुकेशन, लोकतंत्र, चाणक्य, आर्यभट्ट, इसको आप इंडिया ऊपर से देखना पड़ेगा, नीचे से नहीं देखना होगा। बिहार का लंबा इतिहास है। अशोक से लेकर के हमारी आर्थिक राजधानी हमको कही जाती थी। और जब हम झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, बिहार एक हुआ करते, एक हुआ जी। हम मुगल के काल से लेके अंग्रेज के काल तक हम दुधारू गाय थे, धन पशु के रूप में। हमारा जो मिनरल्स था, हमारी जो इस देश की सबसे बड़े मिनरल्स जी, सबसे बड़ा संपदा, सबसे इकोनॉमिकल जो हमारा, जो भारत का सबसे बड़ा राज था, वो बिहार था। अब लोग, हम पुरानी चर्चा नहीं करेंगे, एजुकेशन, लोकतंत्र, चाणक्य, आर्यभट्ट, नालंदा, विक्रमशिला, इतिहास जो चला गया वो अब असत्य है। अब भविष्य जो आएगा वो भी असत्य है। हम प्रेजेंट की बात करेंगे बिहार में। प्रेजेंट के बारे में मैं आपसे इतना ही कहूँ, भारत नाइजीरिया से भी ज़्यादा गरीब हो चुका है। ये आपके नेट पे है, मेरे नेट पे नहीं। और बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से ज़्यादा आत्महत्या की स्थिति भारत की है। मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर के अनुसार 85 करोड़ लोगों को हम 10 किलो चावल
10 किलो आटा पर। लाल किला से नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम देते हैं तो लोग खाता है। 36 करोड़ में 85 करोड़ लोग को हम लाल खाना देते हैं, जो चीज़ें देते हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। उसको ऐसे समझने का प्रयास करिए। मैं आपको बता दूं, और बहुत क्लियर है इस मामले में, सिस्टम चलाता कौन है? नेता। नेता को बनाता कौन है? पब्लिक। तो जिस कंट्री में इशू बेस कभी राजनीति ही नहीं हुई, पहली बार जब भारत लोकतंत्र में आज़ाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस ने इकोनॉमिकल फ्रीडम की बात की थी कि आर्थिक आज़ादी के बगैर राजनीतिक आज़ादी का कोई औचित्य नहीं है। जी। मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं इतना कह दूं आपको कि कुछ बड़े नेताओं के कारण राजनीतिक आज़ादी का प्रेशर था, बड़े लोगों के कारण, जिसमें राजनीतिक परिवेश और परिस्थितियों से एक सरकार बन गई। बड़ी भूमिका थी आर्थिक आज़ादी को लेकर। और जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था वो 40 करोड़ और फिर 140 करोड़। यदि मैं अभी आऊं तब से लेकर आज तक, तो कुछ लोग शून्य से अणुबम, टाइम बम, परमाणु बम ऊपर चले जाते हैं, नीचे प्लेन में चले गए, ऊपर चले गए, दुनिया बन गई। लेकिन भारत के 140 करोड़ लोगों में एजुकेशन, जैसे बिहार 8 लाख से भी नीचे है। हम कॉलेज को क्रॉस कर पाते हैं वर्तमान में। अभी जो मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है जी, 8 लाख भी हम नहीं क्रॉस कर पाते हैं। जब हिंदुस्तान जब आज़ादी हुई थी तो प्रथम मुख्यमंत्री के कामरान जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे तो हर पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हो गया था जी। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जितने पॉलिटिशियन को आप लोग यहाँ बैठाए हैं और एजुकेशनिस्ट लोगों को देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये पढ़े लिखे लोग इतना इगोनिस्ट होते हैं, सारी जड़ता, जाति, धर्म, मजहब, ऊपर से कोई गरीब आदमी बेईमानी शुरू नहीं की थी, ऊपर के लोगों ने किया था। रम पीने का शौक गरीबों को नहीं चढ़ा था, ऊपर के लोगों को चढ़ा था। दुनिया में जितनी सारी चीजें बुराई आई है ना, वो ऊपर से नीचे आया, उसको फॉलो हमने किया। आप ऊपर के लोगों को बैठाते हैं, सफेद कुर्ते लूटने वाले सबको हम लोगों को बुलाते हैं, नेताओं को, और बहस आप उन्हीं लोगों से कराते हैं जो सबसे बड़ा हम लोग चोर हैं। अभी तो सर आप ही ने कहा कि देश को चलाता कौन है? नेता। तो बिठाएंगे उन्हीं को। मैं वही कह रहा हूँ, बहुत क्लियर हूँ। जिस कंट्री में है भाग्य, किस्मत और भगवान के भरोसे, और साइंस का विद्यार्थी हनुमान जी पर लड्डू चढ़ा के एग्जाम देने जाएगा, उस कंट्री में कितना प्रतिभा विकसित करेगा वो तो मैं अभी नहीं जाऊंगा। आप विकास की बात करते हैं। हिंदुस्तान में पहली सरकार बनी थी आज़ादी के नाम पर कि आज़ादी हमको दी है इसलिए इसको वोट दे दो। लंबे समय तक आज़ादी के नाम पर वोट चली, फिर बड़ी घटनाक्रम हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद में डेथ कर गए। फिर कांग्रेस का एक सेंसेशनस आइडियोलॉजी आई, फिर लोगों ने कांग्रेस को सस्टेन किया। फिर इंदिरा गांधी जी जब शहीद हुई तो लोगों ने कहा कि बाप रे बाप, हमारे लिए देश में इंदिरा जी ने शहादत दी, उनकी जो भूमिका थी बड़ी थी। फिर लोगों ने वोट की प्रक्रिया को सस्टेन, उनको चुप करवाइए, मोबाइल चुप करो यार। सस्टेन किया, उसको बढ़ाया। फिर कुछ दिनों के बाद कभी बोफोर्स आ गया, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, 2 मिनट में चीज़ें हो गई।
फिर इंदिरा गांधी जी को कमर में रस्सी लग गई तो सेंटीमेंट हो गया, फिर कांग्रेस आ गई, फिर राजीव जी शहादत हो गए तो फिर सेंटीमेंट पर आ गया, फिर मंडल पर आ गया, फिर कमंडल पे आ गया, फिर आरक्षण हो गए, कब्रिस्तान हो गया, शमशान हो गया, पुलवामा हो गया, जिन्ना हो गया, डीएनए हो गया, आरक्षण खत्म। मतलब वोट कभी भी आम आदमी के सवाल पर इस कंट्री में नहीं पड़ा। राजनीति कभी भी विकास पर वोट ही नहीं पड़ी। पुलवामा नहीं होता तो इस जन्म में नरेंद्र मोदी जी नहीं आते। कंडक्ट, प्रायोजित हर चीज इस कंट्री में तय किया जाता है। वोट का मापदंड 2024 2018 में चुनाव जब था तो उसके पहले दंगा यहाँ हुए, भागलपुर में हुए, अन्य जगह हुए। जब पहली बार नीतीश कुमार आए, उसके बाद सेकेंड बार आए तो डीएनए की बात आई, पहली बार नीतीश आए तो जंगल राज पर आए। विकास पर आप कभी उठा के देख लीजिए, किसी भी वोट का आधार, यदि आप विकास पर इतना ही मजबूत हैं तो फिर आपको गठबंधन की छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में गैंग को जो लाते हैं, संजय निषाद को अब गाली गलौज करते थे जोगी जी, अब वोट की बारी आए तो संजय निषाद को आप मिला लिए, पटेल को निकाल दिए, फिर पटेल को आ गए। तो ये जो आप बहस का चैप्टर बनाते हैं ना, अभी सर ये लोगों को बैठा कर अभी आ रहा हूँ मैं सर थोड़ा सर आपके में कितने गंभीर लोग बैठते हैं मैं जानता हूँ। देखिए सर, मैं अवॉइड करता हूँ इन सब चीज़ों को। हमारा आग्रह था, मैंने मना भी किया था, पहले आप एजुकेशन और हेल्थ और बिहार को ले लीजिए। मैंने पहले भी कहा, संघीय व्यवस्था के स्वरूप को भी देखना पड़ेगा। हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हम कितना भारत को देते हैं, हमारा टैक्सेस कितना जाता है और भारत हमको कितना देता है, इंडिया से हमको कितना मिलता है। टैक्सेस करोड़ों अरबों हजारों में जाते हैं और हमको 200 400 500 करोड़ भी हमको उसके मद में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार थी, 17 साल एक गवर्नमेंट रही, 15 साल एक गवर्नमेंट रही और 20 साल के लगभग एक गवर्नमेंट जा रही है और एक गवर्नमेंट 15 साल रही। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। बिहार और भारत का एजुकेशन, आज़ाद हिंदुस्तान में 40-40 हजार करोड़ का एजुकेशन माफिया और 82,000 करोड़ का हेल्थ माफिया। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी के कारण हिंदुस्तान में यह बोझ आम लोगों पर पड़ा है। देखिए, पहले ये आप समझिए कि जो राजा, ये माफिया लोगों को जब आप बुलाते हैं ना, पहले आप, एक राजा होता है जो अपने प्रजा पर बोझ नहीं डालता, वो है वाटर, वो है इन्वायरमेंट, वो है हेल्थ, वो है एजुकेशन। हर राजा को लगता है कि मैं अपने प्रजा पर, जो आम आदमी है, कॉमन पीपुल है, मिडिल क्लास है, पुअर पीपुल है, उस पर अर्थ का अभाव दबाव बहुत कम पड़े। क्योंकि दुनिया में इकोनॉमी सबसे बड़ी माने रखता है। भूखे पेट भजन नहीं होती। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम नीतीश जी के कारण से, मेरे ख्याल से जो बोला है विधानसभा में, पर व्यक्ति का इनकम है। मेरे हिसाब से 4,800 या 4,900 के लगभग पर कैपिटा इनकम है। कट्ठे धूर में जमीन नहीं है। बटेदार, दहियारी मजदूर, बंधुआ मजदूर, हम लोग 12,000 बीघा हमको जमीन थी, 100 बीघा हमको नहीं बची। 100 बीघा भी नहीं, मेरे ख्याल से 96-97 बीघा जमीन होगी। हमने अपने माँ बाप से पूछा नहीं, एकलौते बेटे हैं, कि जमीन बची या नहीं बची। अब जो जमीन है वो कट्ठे धूर वाले जमीन जो लोग हैं, फार्मर्स नहीं है, छोटी छोटी आरें हो गई हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम खत्म हो गया है। 1,32,000 1,32,000
लगभग मजदूर यहाँ से बाहर जाता है, पलायन करता है बाहर। 40,000 करोड़ रुपया लगभग यहाँ का एजुकेशन का पैसा बाहर जाता है। और मजदूर और जो आम आदमी बाहर काम करने जाते हैं, उसके रहने का पैसा, उसके खाने का पैसा, उसका भाड़ा, स्टेट की इकोनॉमी बाहर जाती है। कोटा का जो परसेंटेज है, जो लोग बच्चे कोटा पढ़ने जाते हैं, 1.2% कोटा सक्सेसर है। 750 से ऊपर कोटा में लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लगभग 750। अब आप हमको एक बात बताइए, मैंने पहले कहा कि 8 लाख से नीचे, और सरकारी स्कूल को आप देख लीजिए। अभी एक कोई स्कूल वाले क्वालिटी एंड क्वांटिटी बेस्ड बात कर रहे थे। इनको तो ये भी पता नहीं है कि टीचर जिसको ये लाते हैं, एक तो टीचर 65% सब्जेक्ट वाइज नहीं है। ये यहाँ आकर के फिलॉसफी का तर्क देते हैं। जब डॉक्टर 72% नहीं है, सर्जन, ऑर्थोपेडिक्स, डेंटिस्ट, फिजिशियन, आप जिस डॉक्टर को देखिएगा वो डॉक्टर इंडिया में लगभग 62, 75, 72, 68% है नहीं। और दूसरी चीज, जब मैं किसी सोशल साइंस की बात करता हूँ या मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ, तो आपको सोशल साइंस के टीचर नहीं मिलेंगे। नहीं, ये सारी बातें सर, थोड़ी समय की पाबंदी, मैं समझ रहा हूँ उस बात को। अगर पप्पू यादव ये सारी बातें समझाते हैं कि देखिए सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं है, हमारी इतना जो है कि हमारा कैपिटल बाहर जा रहा है, इतना रेवेन्यू हमारे पास आ सकता था, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी मिली, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। पप्पू यादव की बात से बिहार की जनता कन्विंस क्यों नहीं होती फिर? देखिए, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, राजनीति नहीं आती है। हाँ। हम 83 में मुखिया बने थे। हाँ। 80 में हम बाहर से आए। हाँ। 81 से माओवादी और नक्सल से हमारी लड़ाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के कारण 83 में हमारा कॉन्ट्रमाइंड हुआ पूरे देश का मुखिया का चुनाव। 84 में कटिहार कॉलेज के हम टॉपर स्टूडेंट थे। आनंद मार्ग स्कूल के हम प्रोडक्ट हैं। हम लोग आनंद मार्गी हैं बाय लॉ। हमारे दादा जौहरी कोर्ट हुआ करते थे। हमारे फादर जब बाहर से आए 36 कंट्री घूम के, तो वो टाटा के जीएम थे। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ करके हाई स्कूल और कई सारे स्कूल प्रौध के, प्रोटिस्ट के यूनिवर्सिटी हुई, वो MP MLA का चुनाव लड़े। 36 साल ब्लॉक फर्म मुखिया रहे। 90 में हम MLA बने, मेरी छोटी सी उम्र थी। 40 साल हमारा सफ़र हो गया 83 और 23 के बीच में। हम कोशिश किए इस देश में जब जब पीड़ा हो, संकट हो, लोगों को जाकर के कम से कम मदद कर दो। भूज आया, उत्तराखंड आया, उड़ीसा आया, देश में जब भी बम ब्लास्ट हुआ, महाराष्ट्र में हम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके पहले मुलायम सिंह के साथ थे। तो हमने कोशिश की कि जब भी कोई इस तरह की परिस्थितियां आए, उसकी मदद होनी चाहिए, करनी चाहिए। बिल्कुल। आप हमसे, जब हम MLA बने तो पूरे भारत में 6 घंटा बिजली नहीं थी। पूर्णिया को हम 23 घंटा बिजली, 4.8% मेगावाट बिजली बाय हुक एंड क्रू। लालू यादव CM थे। रात के 12 बजे हमको फ़ोन किए कि पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। तो हमने कहा लालू जी, हम चंद्रशेखर सिंह से भी लड़े, भागवत झाझा जी से भी लड़े, हम सत्येंद्र राव से भी लड़े, जगन्नाथ मिश्रा जी से भी लड़े, 5वें में आप है। नेपाल बिजली तब जाएगी जब आप पूर्णिया को 4.5 मेगावाट बिजली देंगे, और जब तक हम 23 घंटा बिजली नहीं देंगे पूर्णिया को, तब तक बिजली नहीं जाएगी। आपको जितनी क्षमता है आप लगा लीजिए मुख्यमंत्री। हमने ये निर्णय लिया है, और जब तक हमने बिजली नहीं ली और 3 महीने के अंदर पूर्णिया का सारा जनरेटर खत्म नहीं हुआ, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहा। उसके बाद ताली मत बजाइएगा। उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारी लड़ाई शुरू हुई। हमने लालू जी को कहा, लालू जी ने हमको फ़ोन किया कि डॉक्टर से जो हड़ताल गए हैं उसको छोड़ दो। हमने कहा उनको कहिए बोर्ड लटकाने, MRI, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, जांच की जितने बोर्ड हैं उनको कहिए कि फिक्स रेट करें। ऑर्थोपेडिक्स कितना लेगा और 3 महीने के अंदर कोई नहीं लेगा।
सर्जन कितना लेगा, फिजिशियन कितना लेगा, उसको बोलिए एक फिक्स रेट करे। और बहुत मैं क्लियर हूँ, उसको कहीं लिखने, ट्रांसपेरेंट कहीं रहने, कम्युनिकेशंस का गैप है, और नहीं करता है वो हड़ताल वो रखे। मेरी जिम्मेदारी है पीपुल। जब तक मैं पीपुल को, पूर्णिया इसके माफिया था, भागलपुर था, गया था, पूरा का पूरा मेडिकल माफिया था, दरभंगा था, तो मैंने कोशिश की एक प्रयास करने का। 18 दिन के बाद समझौता हुआ, और उस समझौते के बाद बोर्ड लटकी, जांच के क्लोजर को कम किया गया, जो 10 जांच लिख दिया जाता था। लड़ाई मेरी लंबी तक जारी रही। हर सिस्टम में मैंने प्रवेश किया। एमएलए जब हम बने तो हमने पहले ही कह दिया था कि भाई मेरे यहाँ आम आदमी और कॉमन आदमी खड़े होकर के बीडीओ सीओ बात नहीं करेंगे पब्लिक से। आपकी ऊंची चेयर है तो आम आदमी की भी एक चेयर होगी। और हर ब्लॉक में मैं 500 चेयर दे दिया खरीद के, अपने पूरे मधेपुरे से सभी जिले में। सिस्टम के खिलाफ जितनी लड़ाई हो सकती है और लगातार एक प्रयास जो हो सकता है बिना किसी एमएलए एमपी के। जब पप्पू यादव कोरोना से दुनिया लड़ रही थी, डर रहा था, हम कोरोना को डरा रहे थे। दुनिया की जितनी चीजें बाय अकाउंट है, कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी है। 34 करोड़ रुपया बाय अकाउंट हमने पूरे भारत के मजदूर को भेजा। कोनो ये चेक ये हाथ से नहीं, हाथ से तो जो दिल्ली में बांटा वो दुनिया की चीजें हैं। यहाँ 11 दिन बाद 12 दिन थे, मुख्यमंत्री और हर एमएलए एमपी और डिप्टी सीएम और कौन कौन विपक्ष घर में सोए रहे, भाग गए। मैं 12 दिन नहीं सोया। पटना से मेरा कोई मतलब नहीं था। जब भी कोई सामाजिक व्यवस्था और गलत चीजें हुई, जब भी युवाओं के रोजगार और एजुकेशन के सवाल आए, कोचिंग माफियाओं ने जब भी किसी सिस्टम को, अब आप इसको समझना पड़ेगा। नेता और एजुकेशन, हेल्थ, माफिया और सिस्टम, पदाधिकारी, इन तीनों का नेक्सस। सर, इन बातों को मैं सुनता आया हूँ, मैं मजबूरी के साथ कि थोड़ा समय पाबंद है हम, और जाहिर सी बात है कि आपके योगदान को जो आप कह रहे हैं कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ब्रॉड पैमाने पर बहुत बड़ा पैनोरमा इसके लिए चाहिए चर्चा करने के लिए। समय खत्म, इसीलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात सर, लेकिन एक चीज़ से मुझे आपत्ति है। आपने कहा कि बहुत गंभीर लोग यहाँ नहीं बैठे, रिस्पॉन्सिबल है हम, चैनल जिम्मेदार है, आपको इसीलिए मंच पर बुलाया कि जहाँ समाज में चीज़ें हैं उनको बेहतर किया जा सके। मैं एकदम इस बात पर कंप्लीट तटस्थ हूँ कि आप जब तक जड़ में नहीं जाएंगे, झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। दुमहला से सीढ़ी होते हुए हम नीचे आते हैं, बरंडा से अंगना में आते हैं, अंगना से दरवाजे पर जाते हैं। सिस्टम को ऊपर से लड़ना होगा। और आप जब तक बेसिकली, आप जब एक नेताओं को बुलाते हैं, मैं और लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब नेताओं को आप बुलाते हैं और एक बड़े कैपिटलिस्ट जो बड़ा बड़ा एजुकेशन और हेल्थ को चलाता है, उससे एक जरूर पूछिए, क्या हिंदुस्तान में कभी एक बार पढ़ने के बाद टीचर दोबारा एग्जाम होता है? वर्ल्ड के हर कंट्री में 3 साल के बाद, 6 महीने के बाद एग्जाम है, और एग्जामिनेशन के बाद, पढ़ने के बाद उस टीचर को आगे प्रमोशन दिया जाता है या बैक किया जाता है। भारत में एक बार टीचर किताब पढ़ लिया तो दोबारा वो टीचर किताब पढ़ना नहीं उल्टाता। ये कोशिश हमारी पूरी है, इसीलिए हम हर एक जिले में जा रहे हैं। बात करता है लोग यहाँ आकर के, नहीं तो मुझको सुनिए ना। आप सिर्फ आग्रह है, आपने प्रयास अच्छा किया, आप एक बहस की शुरुआत की है, आपको मैं थैंक्स दूंगा, लेकिन आग्रह है बिहार को और बिहारी को, 14 करोड़ बिहारी को, उसकी जिंदगी की खुशी और उसकी मुस्कुराहट इकोनॉमी से शुरू होगी। और सर, सरकार का कोई भी सिस्टम, पीएमसीएच, हॉस्पिटल, स्कूल, मैं 1 मिनट में बात खत्म करके पूरा करूंगा। क्या कारण है, जब कोई नई व्यवस्था आती है
एक व्यवस्था खत्म होता है तो नई व्यवस्था आती है। तो गवर्नमेंट की व्यवस्था खत्म हुई तब ना हेल्थ और एजुकेशन प्राइवेटेशन में गया है। और देखिए प्राइवेट को कभी भी कोई कंट्री तवज्जो नहीं देती है। भारत ही एक ऐसी संस्था है जहां प्राइवेट व्यवस्था को सबसे ज्यादा तवज्जो मिली। कोचिंग आज जितना क्वेश्चन लीक होता है ना, सारी चीजें, रोजगार, आप मरवार की तरह उद्योग को यहाँ लाइए ना। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ये बात लास्ट में। इसीलिए सर एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म अपनी तरफ से करना चाहूंगा कि मोस्टली हम हर एक ज़िले में अब जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जड़ तक पहुंचने की हमारा मकसद ही यही है। हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे और दोनों वर्गों को टटोलना पड़ेगा, जिसको आपने कहा, तभी सच्चाई समझ में आती है। वरना इतने लोगों को मंच यहाँ पर बुलाकर, और आपको भी हम इसलिए इन्वाइट किए, आप आइए ताकि अगर जहाँ लूप होल से उसको ढूंढ सके। यही तो जन सरोकार होता है। संजय जी, हम 12 घंटा 13 घंटा बाय डेली 600-700 किलोमीटर चलते हैं और 22-23 घंटा हम आराम से गाड़ी पर बिताते हैं, कॉमन लोगों के बीच रहते हैं। हमें बिहार के और बिहार के हर परिप्रेक्ष्य का 28 साल 29 साल हो गया हमको 1 घंटा सोए हुए। इसीलिए मैं इस बिहार के और बिहार की सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को, मैं आपको एक बात आग्रह करूंगा कि आदमी की सबसे बड़ी नीड्स है इकोनॉमी, अर्थ, और इस कंट्री में अर्थ पर कभी बातचीत नहीं होती है। दूसरी, अर्थ के लिए आवश्यकता है एक अच्छी फैक्ट्री, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समाज, एक अच्छी आवाज। अब समाज ना तो आवाज देती है ना। नागार्जुन और राज कवि दिनकर ने क्या कहा था, जब संसद गूंगी हो जाए और विधानसभा कंप्लीट रूप से कोलैप्स करने लगे तो जनता को आवाज भी देनी चाहिए, लड़नी भी चाहिए। और इस कंट्री में हमेशा समझौतावादी यह देश रही, तब ना मुगल 700 साल और अंग्रेज 300 साल रहे। और आज हम कंप्लीट रूप से जाति, धर्म, मजहब की व्यवस्था में उलझकर नेताओं और पदाधिकारियों और माफियाओं के सिस्टम को कबूल कर लिया और आवाज देने की हिम्मत खत्म हो गई। जब भी समाज आवाज देना बंद कर देता है तो फिर जनप्रतिनिधि निरंकुश हो जाती है और वो दुनिया का सबसे बड़ा दलाल और माफिया होता है। मैं आपको बहुत क्लियर कहूँगा कि आप पहले सिस्टम और इन व्यवस्थाओं पर और सरकार की स्कूल और उस व्यवस्था पर और इस बिहार के बंद पड़े फैक्ट्री और इस बिहार की पूंजी निवेश 1.2% नहीं हुआ इस 15 और 20 सालों के अंदर। 1.2 और लगभग इस बिहार की सारी फैक्ट्रियां 30 लगभग मील 32 चीनी मिल बंद हो गए। हम 32% चीनी बाहर देते थे। हम दुनिया के सबसे ज्यादा 92% मखान वर्ल्ड को देते हैं और मक्का डेनमार्क के बाद हम देते हैं। दूध दुनिया का सबसे ज्यादा हम देते हैं और वाटर और नदियां मेरे पास है। Exactly. और फूड प्रोसेसिंग मेरे पास है। हम वर्ल्ड को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं लेकिन नहीं दे पाते और सर। मजदूर इतना है हमारे पास, मेहनत करने वाला वो बाहर जाकर के दुनिया बदलता है, लेकिन बिहार का दुनिया नहीं बदलता, भविष्य नहीं बदलता। ठीक है सर। तो इसीलिए हमें पहले गवर्नमेंट के सिस्टम और डेमोक्रेसी से हमें एक सिस्टम बनाने होंगे और अच्छी व्यवस्था के साथ अच्छे लोग जो ईमानदार तो नहीं बोलेंगे, एक भले लोगों को हमको लाकर एक अच्छी व्यवस्था की शुरुआत करनी। पप्पू जी, इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया ताकि नमस्कार समझ में आ सके। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया सर, आपने मंच साझा किया।